नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूगोल विषय में वाद के बारे में पढ़ेंगे। वाद का मतलब होता है किसी विषय में को लेकर उठने वाले विवाद। जैसे कोई भी विषय है तो उस विषय में पढ़ने वाले वस्तुओं को कैसे पढ़ा जाए या किसको सही माना जाए, इस पर विवाद होते ही रहते हैं। भूगोल विषय में कई ऐसे वाद हैं, जिसे तीन महत्वपूर्ण जो वाद हैं वो हम आपको बीपीएससी मेंस लेकर के बता रहे हैं। परीक्षा का जो पैटर्न चेंज होता जा रहा है, जिस तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखा जाता है, तो पर्यावरणीय ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन एक मैंने बनाया है कि भूगोल विषय में तीन महत्वपूर्ण वाद क्या हैं। तो वाद का मतलब समझे कि विषयांतर विवाद, विषयों में विवाद। तो भूगोल विषय में तीन महत्वपूर्ण जो वाद होता है, जो यूपीएससी बीपीएससी ऑप्शनल कक्षाओं में ही पढ़ाए जाते थे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा वाद है नियतिवाद है। नियति को हम लोग कहते हैं प्रकृतिवाद भी या निश्चयवाद भी। प्रकृति क्या है? नियत है, निश्चित है। और नियति क्या है? जो तय कर दी गई होता है ना, कि आपके नियति में यह लिखा गया है। तो प्रकृति ने मनुष्य के नियति में यह लिख दिया है कि आप निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत काम करो। अर्थात प्रकृति ने जो आपके लिए जो दायरा बनाया है, जो आपके लिए एरिया बनाया है, या आपके लिए जो रहन सहन कार्य करने के जो क्षेत्र निश्चित कर दिए हैं, आपको उसी के दायरे में रहना है। इसे कहते हैं नियतिवाद, प्रकृतिवाद, निश्चयवाद, जो भी कह लें। तो इसके सर्वप्रमुख जो विचारक हैं उसमें फ्रेडरिक रेटजेल का नाम सबसे पहले आता है। फ्रेडरिक रेटजेल जो हैं, इन्होंने नियतिवादी विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। लेकिन इनके साथ ही एलन चर्चिल सेम्पल या कहीं कहीं कुमारी सेम्पल भी लिखा होता है। तो एलन चर्चिल सेम्पल, डेविड ह्यूम, सेसरे लोम्ब्रोस, ये इतने नाम हैं जो आपको फिल्म्स में भी आगामी 71वीं पीपीएससी के में ही पूछ सकता है या और परीक्षाओं में पूछ सकता है कि ये किसके समर्थक हैं। तो फ्रेडरिक रेटजेल, एलन चर्चिल सेम्पल, डेविड ह्यूम, सेसरे लोम्ब्रोस, ये सभी नियतिवादी विचारधारा के समर्थक हैं। इसकी चर्चा हम बाद में डिटेल से करेंगे। दूसरा जो वाद देख रहे हैं संभववाद, या इसे संभावनावाद भी कहा जाता है, या प्रकृति को दास न मानने वाले लोग, इसके जो विचारधारा है वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी हर एक कार्य को कर सकता है। ये संभावनाओं में विश्वास करता है। यह कहता है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। यह कहता है, नियतिवादी कहता है कि मनुष्य दास है प्रकृति का, और संभववादी कहता है कि हम दास नहीं हैं, हम अपने आवश्यकताओं के अनुसार वो सभी काम कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने समुद्रों को पार किया, ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई की, आकाश में उड़े, पृथ्वी की चौहद्दी तक नाप दी, पाताल में भी गए। मतलब कि मनुष्य जिस चीज़ को चाहे वो कर सकता है, वह संभववादी विचारधारा है। ये बात कुछ हद तक गलत नहीं है। जैसे अभी सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद स्पेस एक्स कंपनी द्वारा अंतरिक्ष से लेके आया गया। साधारण मनुष्य के जो बुद्धि है, जो साधारण मनुष्य जीवन यापन करते हैं, वो तो हवा में उड़ने के लिए भी सोचते हैं। लेकिन संभववादी विचारधारा के लोग पृथ्वी से उतनी दूरी पर जा करके और महीनों रह करके लौट चले आते हैं। ये संभववादी विचारधारा है। तेजी से बहने वाली नदियां, उस पर मनुष्य ने पुल बांध दिया, डैम बना के बिजली पैदा कर लिया। जो चाहा, प्रकृति ने जो बीज दिए उन बीजों को हाइब्रिड कर दिया, संकर कर दिया। समुद्रों पर बड़े बड़े पुल बना के मरीन ड्राइव बना दिए। तो मतलब कि संभववादी विचारधारा है, वो कहता है कि हम प्रकृति के दास नहीं हैं, प्रकृति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अंटार्कटिका में जाकर के रिसर्च सेंटर स्थापित किए। जिन जगहों पर मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता वहाँ चले गए, जमीन के अंदर दबी हुई खनिजों को निकाल लिए। तो संभववादी विचारधारा जो है, वर्तमान में विश्व की जो बढ़ती जनसंख्या है, इसके हिसाब से अगर ये नहीं चलेगा तो मनुष्य का जीवन यापन क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। तीसरी, इसकी जो सबसे बड़े प्रणेता हैं या समर्थक हैं, लाप्लास, लुसियन फ्रेवे,
ब्रून्स या ब्रूनेज और सॉयर, ये इसके प्रमुख विचारक हैं। ब्लास और फ्रेबे और ब्रून्स, ये तीन इसके महत्वपूर्ण समर्थक माने जाते हैं, और ये लोग इसको बिल्कुल ही भूगोल में एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का कार्य भी किया है, और संभववादी विचारधारा के लिए ये जाने जाते हैं। तीसरी जो बात है, ये विचारणीय बात है। नव नियतिवाद क्या है? देखिए, ये एक तो बात है कि ये नियतिवाद के समर्थक हैं, नियतिवाद जुड़ा हुआ है, ये नव संभावनावाद नहीं कह रहा है, नव नियतिवाद कह रहा है, और इसके प्रमुख समर्थक और जनक ग्रिफिथ टेलर हैं। ऐसे और लोग हैं, लेकिन यही सर्वे सर्वा इसके माने जाते हैं। नव नियतिवाद को हम लोग रूको और जाओ नियतिवाद भी कहते हैं। यह दोनों नियतिवादों को मिलाकर के बनाया है। जैसे वर्तमान समय में कहा जाता है कि मनुष्य प्रकृति का जिस तरह से दोहन कर रहा है, आने वाले वर्षों में हम अपने वंशजों को, भावी पीढ़ी को हम क्या देंगे, इसके लिए पृथ्वी सम्मेलन से लेकर के, क्योटो प्रोटोकॉल लेकर के, पेरिस समझौता से लेकर के दुनिया भर में सम्मेलन होते रहते हैं कि हम लोग प्रकृति को कैसे बचाएं, पृथ्वी को कैसे बचाएं कि पृथ्वी का नाश नहीं हो, या जो भी संसाधनें यहाँ पर हैं उनका विनाश नहीं हो। तो मतलब ये है कि जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वी का लगातार दोहन करते जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, प्रदूषण की समस्या, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं लगातार पैदा होती जा रही हैं, तो इनसे बचने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक ऐसे चौराहे पर आके खड़ा हो चुका है कि इस चौराहे से अगर वह पीछे लौटता है, माने नियतिवादी विचारधारा की ओर, निश्चयवादी की ओर, तो विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या और वर्तमान में जो जीवन जीने की आदत पड़ चुकी है, वह मनुष्य नहीं कर पाएगा, और मनुष्य का विनाश तय है। अगर हम खेतों में खाद नहीं डालें, उर्वरक नहीं डालें, हाइब्रिड पौधे नहीं उगाएं, बीज नहीं उगाएं, फल नहीं उगाएं, तो मनुष्य का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा, और मनुष्य भूख से या दूसरे संसाधनों के अभाव में मर जाएगा। जरा सोचिए, अगर बिजली के बिना कल्पना कीजिए, गांव देहात में अगर बिजली की सप्लाई नहीं होती है तो लोग वहां पर काम चला सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों में, महानगरों में बिना बिजली का आप कल्पना कीजिए कि जीवन कैसा होगा। तो इसलिए हम ये कहें कि हम कोयले जलाकर, पेट्रोल जलाकर के और गैस जलाकर के बिजली पैदा नहीं करेंगे और हम प्रकृति को बचाएंगे, तो मनुष्य का जीवन 2 से 4 दिन में खत्म। आप कल्पना कीजिए उन सैकड़ों तल्लों ऊंचाई वाले इमारतों की, आप बुर्ज खलीफा का कल्पना कीजिए, आप मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की कल्पना कीजिए कि अगर वहां से पावर सप्लाई को हटा दिया जाए तो उनका जीवन कैसा होगा। तो बात यही है कि ग्रिफिथ टेलर ने इस बात को कहा कि अगर मनुष्य उस चौराहे से पीछे की ओर लौटता है, मतलब कि निश्चयवाद की ओर लौटता है, प्रकृतिवाद की ओर लौटता है, तो मनुष्य का जीवन बहुत कठिन और दुर्भर हो जाएगा। और अगर लगातार आगे चलता जाए और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति का दोहन करते रहे, तो प्रकृति का विनाश तय है। मनुष्य की जो भावी पीढ़ियां होंगी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा, और वे विनाश के बहुत जल्दी नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ग्रिफिथ टेलर ने इस सोच को कि एक तरह हम पीछे नहीं हट सकते, और अगर आगे बढ़ते हैं तो भी पृथ्वी का विनाश, पीछे जाते हैं तो मनुष्य का विनाश, तो आखिर जाए तो जाए कहाँ। तो इन्होंने कहा कि रुको और जाओ। जब आप विकास करने जा रहे हो, जो आप डेवलप कर रहे हो, तो पहले रुक जाओ और देखो कि जो तुम कार्य कर रहे हो उससे पृथ्वी का नाश हो रहा है कि निर्माण हो रहा है। क्या पृथ्वी से जो आप ले रहे हो उसका भरपाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं आपको कि अगर वनों की लकड़ियां की कटाई हो रही है, तो अगर एक पुराने वृक्ष या एक बड़े वृक्ष को आप काट रहे हैं, तो उसके बदले में कम से कम 5 ऐसे पौधों को लगाएं कि उनमें से कम 1-2 तो बच ही जाए। तो नदियों पर डैम बना रहे हैं, तो नदियों पर डैम बनाने से जहाँ पर जल जमाव होता है, पानी भरता है, तो वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रभावित हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस बायोडाइवर्सिटी को क्या कहीं आप स्थानांतरित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे बचाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही है रुको और जाओ नियतिवाद का मतलब यही है कि मनुष्य वैसे काम करे, प्रकृति का वैसे दोहन करे जिससे प्रकृति अपने को अनुकूलित करती रहे। जैसे आप देखते हैं कि गाड़ी द्वारा चिमनी से छोड़ा गया धुआं
जाके वायुमंडल में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। लेकिन जब किसी बड़ी चिमनी से धुआं हम लोग छोड़ते हैं तो उसको विलीन होने में समय लगता है। तो अगर ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों अरबों चिमनियों को धुआं को खोल दिया जाए तो वह पृथ्वी उसे अनुकूलित नहीं कर पाएगी। यही रीजन है कि ऐसा होता रहा है और वायुमंडल हमारा प्रदूषित होता रहा है। तो मतलब कि संभववादी विचारधारा कि अगर लौट जाते हैं तो प्रकृति का विनाश, पृथ्वी का विनाश तय है, और अगर लौट के हम लोग नियतिवाद की ओर जाते हैं, निश्चयवाद की ओर जाते हैं, हम पृथ्वी की दासता को, प्रकृति के दासता को कबूल करते हैं तो मानव जीवन ही खतरे में आ जाएगा। दोनों ओर से मानव जीवन खतरे में आ रहा है। एक खतरा में आ रहा है कि हम लोग प्रकृतिवादी बन रहे हैं, दास बन रहे हैं, तो हमारा पेट नहीं भर पाएगा। दूसरा, संभववादी विचारधारा की ओर लगातार हम आगे बढ़ते हैं तो इससे भी क्या होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इतना ज़्यादा करने लगेंगे, इतने आवश्यकताओं की हम अंबार लगा देंगे कि अंततः पृथ्वी चरमरा जाएगी और पृथ्वी नष्ट होते ही मनुष्य का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो आज मनुष्य जिस चौराहे पर खड़ा है तो न तो वह पीछे लौट सकता है और न ही उसी दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ग्रिफिथ टेलर की जो सोच है, इसी को दुनिया आगे बढ़ाते हुए कई पृथ्वी सम्मेलन और पर्यावरण सम्मेलन कर रही है, उसे आगे बढ़ा रही है। मतलब कि आप विकासात्मक कार्य तो करें, लेकिन विकासात्मक कार्य वैसा हो जिससे पृथ्वी को नुकसान न हो या ज़्यादा नुकसान न हो। यह 3 महत्वपूर्ण वाद है। इससे कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आप अपने उत्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा नियतिवादी विचारधारा है और संभववादी विचारधारा है, इन दोनों विचारधाराओं से आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़कर हमको कहाँ जाना होगा? दोनों को मिला करके नौ नियतिवाद या रुको और जाओ नियतिवाद की बात करनी पड़ेगी। आज पृथ्वी के जितने भी अच्छे सचेतक हैं, सोचने वाले हैं पृथ्वी के भविष्य के बारे में, प्रकृतिवादी लोग हैं या आधुनिकवादी लोग हैं, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। मतलब कि रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा ही वर्तमान समय में प्रश्रय में है, और हमें भी यही चाहिए कि पृथ्वी से उतना ही लें जिसे वो अनुकूलन कर सके। अभी देखिए एक बड़ा एग्जाम्पल है, पंजाब में मिट्टी से, खेत से इतने अधिक फसल लिए जा रहे हैं, इतनी उसकी उत्पादकता बढ़ा दी गई है कि अब उसके बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। और वहाँ का जो मिट्टी है लगभग 99% तक उसका दोहन हो चुका है या उत्पादकता की दोहन हो चुकी है। अगर पंजाब के खेतों में, हरियाणा के खेतों में, पश्चिमी यूपी के खेतों में हम लोग महंगे उर्वरक और अधिक मात्रा में उर्वरक नहीं डालें तो सामान्य मिट्टी से उत्पादकता लगभग 0 के बराबर होगी, नहीं होगा। पंजाब के किसानों को अगर कह दिया जाए कि आप खेतों में अगर खाद नहीं डालें तो उनका उत्पादकता घट जाएगा और भारत में सबसे कम हो जाएगा। पैदावार मिट्टी की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा के जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसका दोहन लगभग 100% किया जा चुका है, ओनली फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। माने कृषि और उद्योग के कारण वहाँ के जो जमीन के अंदर का पानी है लगभग दोहन किया जा चुका है। संभरण, जल संभरण का मतलब होता है कि जब वर्षा होती है तो वह रिस करके पानी पुनः ग्राउंड वाटर के रूप में जम जाता है। लेकिन आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है, तो कितना जल को जब्त कर पाएगा। तो इसलिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी की जो ज़मीनें हैं, पैदावार ज़मीनें हैं, वो लगभग बंजर बनती जा रही हैं। लेकिन इनको उर्वर बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में जल, अधिक मात्रा में उर्वरक और इन खेतों में संकर बीज या हाइब्रिड बीजों को ही डाला जाता है। सामान्य बीज डालेंगे तो अब वो जल्दी पनप नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार संभववादी विचारधारा के लोग, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ, वो बोले कि हम खेतों की पैदावार को लगातार बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक अपनी सीमा होती है, मिट्टी की दोहन की भी एक सीमा होती है। तो इसी विचारधारा को ये आप समझिए कि आप क्या प्रकृतिवादी हैं या संभववादी हैं, या दोनों को मिला के एक नए विचारधारा जो है नवनियतिवाद की ओर चलना पसंद करेंगे। आज बच्चों के क्लास से लेकर के 4-5 क्लास से लेकर के है उनमें पर्यावरण के बारे में जानकारी पूरा उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि वो आगे चलें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो लगातार मांसाहार की बात करता है कि हम मांसाहार खाएंगे, मांसाहार करेंगे। 1 किलो मांस के उत्पादन में कम से कम 100 लीटर
जल का उपयोग करना पड़ता है। वो अलग बात है कि धान की कृषि के लिए भी अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है, लेकिन जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं उनको शायद पता नहीं है कि एक बकरे को पालने में या जो लोग दूसरे प्रकार के मांसाहार करते हैं उसके लिए कितना पानी चाहिए होता है। तो आपको यह तय करना होता है कि आप किस विचारधारा की ओर अपने जीवन को ले जा रहे हैं। क्लास छोटे स्तर से बच्चों को ही अगर इस तरह से मोड़ा जाएगा तो उम्मीद है कि आगे चल के डिमांडें घटेंगी, अनैतिक डिमांडें घटेंगी, अनावश्यक डिमांड कम होगा, और डिमांड घटा करके ही, अनावश्यक डिमांड को घटा करके ही पृथ्वी को बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एनर्जी पर आइए, सबसे अधिक एनर्जी कौन उपभोग करता है? एक गरीब किसान को आप लेंगे तो उसको मतलब है 2 वक्त के भोजन से, ना उसको जो पहले की बात हम लोग करते हैं, प्रकृतिवादी की बात करते हैं, वह सूरज की रोशनी से काम चला देता था। सुबह सूरज की रोशनी में उठा और सारे काम शाम ढलते ढलते सूरज डूबने से पहले अपना कर लिया, तो उसे किसी प्रकार की लाइटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। गोबर के कंडे या कुछ सूखी हुई लकड़ियों को जला के भोजन पका लिया। लेकिन दूसरी ओर आप पाइए कि आज के मनुष्य क्या है, उसको सुबह जगने से लेकर रात के सोने और नींद में तक भी एनर्जी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर रात में सामान्य एक सीलिंग फैन या टेबल फैन के पास भी सोया है तो उसको एनर्जी चाहिए। अगर कोई एसी चलाकर सोया तो उसको एनर्जी चाहिए। एसी का लेवल कैसा है, कितना, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो जो ऊर्जा का उत्पादन है, ऊर्जा का उपभोग है, इससे भी गरीबी और अमीरी का पता चलता है। एक गरीब आदमी ऊर्जा का जो उपभोग होता है न्यूनतम करता है, और एक रिचेस्ट व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग अधिकतम करता है। आप सोचिए मुंबई के इंटीलिया में कितने बड़े मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती होगी, और एक झोपड़ी में रहने वाला खाना बदोश जो अपना टेंट लगा के जीवन यापन कर रहा हो, उसको कितनी एनर्जी चाहिए होती है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने डिमांडों से, अपनी आवश्यकताओं को कम करके भी पृथ्वी को बचा सकता है। सिर्फ विचारधारा जानने से नहीं होगा। इस पर एक बहुत अच्छा निबंध भी लिखा जा सकता है कि रुको और जाओ, नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है। तो इस पर निबंध आप खुले विचार से और सोच के अच्छा निबंध भी लिख सकते हैं। ये मल्टीपर्पस ये क्वेश्चन आंसर है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसको बताया जाए कि प्रकृतिवाद क्या है, संभावनावाद क्या है, नवनीतिवाद क्या है। इसे अगर आप समझ जाते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा होगा। तो लास्ट में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को यही चाहिए कि वह अपने आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने उपभोग के वस्तुओं को अपनाएं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखता है और कोई व्यक्ति के पास 200 जोड़ी कपड़ा है, तो प्रकृति कौन बचाएगा? अगर 198 प्लस जोड़ी एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े बनाने के लिए अधिक कपास चाहिए, अधिक पानी चाहिए, अधिक रंग चाहिए, अधिक वर्कर चाहिए, तो सोचिए अपनी आवश्यकताओं को कम करके हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि ग्रिफिथ टेलर के नवनीतिवादी विचारधारा को अपनाया जा रहा है। मनुष्य की आवश्यकताएं और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इससे पृथ्वी चरमरा चुकी है। आप रोज सुनते हैं कि समुद्र का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, मौसम बदल रहा है। अरे भैया, मौसम बदलने के लिए जिम्मेवार आप स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। आपकी डिमांड, आपकी आवश्यकताएं, आपकी हरकतें, यह पृथ्वी को लगातार क्षरण की ओर ले जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जब अधिकतम हो जाएगा तो पुनः क्या हो जाएगा? एक कहावत है ना कि जब पृथ्वी का विनाश होगा तो जल थल बराबर हो जाएगा, मतलब कि स्थलीय भागों पर भी जल का प्रवेश हो जाएगा और मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा और पुनः जीवन पनपेगा। तो प्रकृति का विनाश और निर्माण की प्रक्रिया अगर प्रकृति के हिसाब से होने दिया जाए तो उसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप संभववादी विचारधारा और अपने हिसाब से करना चाहेंगे तो वह तुरंत उसका विनाश तय है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस पर निबंध लिखें अलग अलग इस पर वादों पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।